नमस्कार सभी को। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का सॉलिड स्टेट चैप्टर यानी ठोस अवस्था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हम इसके बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, टाइप्स ऑफ सॉलिड। आज इस लेक्चर में हम इसी की बात करेंगे। फर्दर हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स पढ़ेंगे, यानी क्रिस्टल्स का क्लासिफिकेशंस क्या है, क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या होता है, और जो लैटिस होते हैं अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं उनकी कैलकुलेशंस। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले बेसिक है सॉलिड क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है सॉलिड की, और उसके बाद जो आता है हमारा टाइप्स ऑफ सॉलिड। ये अगर बेसिक आपका अच्छा है तो यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो आईआईटी और नीट लेवल में बहुत पूछे जाते हैं। तो हम इसी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं सॉलिड स्टेट, जो चैप्टर का नाम है उसी को, तो सबने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि सॉलिड स्टेट का मतलब क्या है। हमारे पास मेनली तीन टाइप की, जो वैसे तो चार टाइप की स्टेट्स होती है, लेकिन नॉर्मली हम तीन टाइप की स्टेट्स पढ़ते हैं। वो तीन टाइप की स्टेट्स क्या है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हुआ और गैसियस स्टेट। अब अगर मैं सॉलिड स्टेट की बात मानूं, ये एक कंट्रोल वॉल्यूम लिया मैंने, ये दूसरा कंट्रोल वॉल्यूम और एक ये तीसरा कंट्रोल वॉल्यूम लिया। अब यहां पर अगर मैं पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखूं, वो क्या होता है, कुछ इस टाइप का होता है। ऐसे ही पढ़ा था छोटी क्लासेस में। पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास दिखते हैं। लिक्विड में कुछ इस टाइप से होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। गैस में बहुत ही ज्यादा दूर, ऐसा ही होता था, है ना। तो यहां पर हम अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, ये हुआ सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस। तो भाई यहां पर सॉलिड में क्या है, सॉलिड में अगर देखता हूं तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कुछ ऐसा पाया गया कि पास पास है पार्टिकल, एकदम सटासट चिपके हुए। अब तुम लोग खुद सोचो, अगर एक ये पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल एकदम पास पास जुड़े हुए हैं, इसका मतलब इनको कोई एक ऐसी चीज है वहां जो इनको क्या रख रही है, बाइंड करके बांधे हुए रख रही है। अब अगर बाइंड करके रख रही है, इसका मतलब इसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, कोई ना कोई क्या लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी ये जो हमारे पास यहाँ परमाणु उपस्थित है, इनके बीच कोई ना कोई बल उपस्थित है। वो बल क्या होगा, अंतराणुक बल। इन अणुओं के मध्य क्या होगा, अंतराणुक बल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसा होगा, पास पास में, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करूं तो पार्टिकल्स क्या हो गए, थोड़े दूर दूर। जैसे ही दूर दूर हुए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा क्या हो गया, कम हुआ। अब पार्टिकल्स यहाँ क्या हुआ, और भी ज्यादा ज्यादा क्या हो गए, दूर दूर हो गए। इसका मतलब यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू एकदम से क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ कम होने से, ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा, अगर मैं यहाँ पर देखूं, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ ज्यादा है, जब ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कहीं पर पार्टिकल्स के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच, इसका मतलब उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, लो हो जाती है, कम हो जाती है। यहाँ पर पार्टिकल्स एकदम पास पास में, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो क्या एकदम लो है, या मैं बोल दूं ना के बराबर, नेग्लिजिबल है। लेकिन यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और भी ज्यादा क्या हो गई, बढ़ गई। बस ये दो बातें तुम लोग ध्यान रखना, सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट की। अब यहाँ पर सिर्फ हमें इस पर काम करना है, लिक्विड और गैस पे कोई कुछ नहीं पढ़ना। अब यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है सॉलिड की। तो मेनली सबसे पहली बात आती है कि भाई इनका शेप एंड वॉल्यूम कैसा होता है। सिर्फ सॉलिड की बात कर रहा हूं। अगर मैं इनका शेप एंड वॉल्यूम देखूं, तो अगर मैं इसको रफ कर दूं एक बार, सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करते हैं शेप एंड वॉल्यूम की, यानी इसकी आकृति और इसका आयतन में क्या फर्क होता है। देखो कोई भी जो सॉलिड होता है, अगर ये सॉलिड है मेरे पास, इसको मैंने ऐसे रख दिया, अगर मैं इसको 10 साल बाद भी देखूंगा तो मुझे ऐसे ही नजर आएगा, यानी इसके शेप में कोई भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, नहीं होगा ना। इसका मतलब इसका शेप क्या है, फिक्स्ड है। अगर इसका शेप फिक्स्ड है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर देखूं, अगर मैं इसको कहीं पे भी डाल दूं, चाहे ग्लास में डालूं चाहे किसी जार में डालूं, क्या इसके वॉल्यूम में कुछ फर्क आएगा, नहीं आएगा। यानी किसी भी सॉलिड का शेप और वॉल्यूम दोनों क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करता हूं,
मेल्टिंग पॉइंट की। भाई जो सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट में क्या कुछ बदलाव होता है। देखो कोई भी सॉलिड है, सॉलिड को मैं अगर डिफाइन करता हूं तो मैं कैसे करता हूं, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई मैटर है जिसमें पार्टिकल्स क्या है, क्लोजली पैक्ड है, ठीक है, और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, एकदम लो है। अब काइनेटिक एनर्जी का मतलब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मतलब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी का, हमारे पास कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, हर मैटर के अंदर अपनी अपनी क्या होती है, कोई ना कोई एनर्जी होती है। अब सॉलिड में क्या होता है, थोड़ी जो अपने अंदर जो एनर्जी होगी उससे क्या होता है, ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये पार्टिकल क्या करते हैं, अपने ही जगह पर रहकर, अपने ही पोजीशन पर रहकर हल्के हल्के वाइब्रेशन करते रहते हैं। अब अगर इनकी वाइब्रेशन को मैं छेड़ दूं, कैसे छेड़ूंगा, मैं दूंगा इनको एनर्जी, कौन सी, हीट एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल समझना इसे, ये एक टेबल है, यहाँ पर चंगू मंगू पिंकी तिंकी, मान लो यहाँ पर ये 4 बंदे खड़े हैं, मैंने क्या किया, यहाँ से हीट अप करना स्टार्ट किया। अगर मैं इसको हीट अप करता हूं तो क्या होगा, धीरे धीरे ये टेबल गर्म होगी। टेबल के ऊपर ये जो बंदा खड़ा है फर्स्ट नंबर, ये क्या करेगा, उछल कूद करेगा। जितना ये टॉलरेट कर सकता है हीट, उतनी टॉलरेट करेगा, उसके बाद ये यहाँ से छूट कर उछल कर बाहर आ जाएगा। इसी तरह इसको भी, दूसरे नंबर वाले को हीट महसूस हुई, ये भी उछल कर बाहर आएगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे इनको क्या मिली, हीट मिली, इनकी उछल कूद क्या हो गई, बढ़ गई। जैसे ही उछल कूद बढ़ी, इसका मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, इंक्रीज, और ये यहाँ से क्या कर दिए, छलांग मार दिए। छलांग मारने का मतलब यहाँ पर ये हुआ, इन दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। इसी को आप लोग लगाओ सॉलिड के अंदर, ये सॉलिड था कोई, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट अप किया। अभी इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। जैसे ही इनको हीट मिलेगी, जैसे ही इनको ऊष्मा ऊर्जा मिलेगी, तो क्या होगा, इनकी गतिज ऊर्जा, इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये क्या करेंगे, ये क्या कर देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे, यानी इनका वाइब्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनका कंपन गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही कंपन बढ़ेगा तो इन दोनों के बीच, अगर इनको कंसीडर कर रहा हूं तो इन दोनों के बीच जो बॉन्डिंग थी वो धीरे धीरे क्या होगी, ब्रेक होने लगेगी। तो यहाँ पर बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही बॉन्डिंग ब्रेक हुई, इसका मतलब यहाँ पर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया भाई, यहाँ पर इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, इन दोनों के बीच जो स्पेस है वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे ही यहाँ से बॉन्डिंग ब्रेक हुई, ये पार्टिकल इससे क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा। तो यहाँ पर कहानी क्या हुई, जब हम किसी भी सॉलिड को क्या देते हैं, हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो उनकी गतिज ऊर्जा यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से उस सब्सटेंस में जो वाइब्रेशन होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जब वाइब्रेशन बढ़ने लगेंगे तो सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो एटम्स हैं, उनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, ब्रेक होने लगती है। जब बॉन्डिंग ब्रेक होती है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं पर कम हो जाएगा तो उनके बीच जो स्पेस थी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थी, वो धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ने लगेगी। अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ रही है तो जो सॉलिड था वो धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट होने लगेगा, लिक्विड में, यानी जो सॉलिड था वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बात मैं ये बोल सकता हूं, जितने भी सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है भाई, हाई होता है, अधिक होता है, ठीक है। आई बात समझ में, ये आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं, तीसरे नंबर, डिफ्यूजन। भाई एक ही प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। अब इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विसरण। इसका मतलब क्या है, अगर मेरे पास कोई सब्सटेंस है और मैंने उसे क्या किया, हीट अप किया। अगर मैं हीट अप करता हूं किसी सब्सटेंस को, तो वो क्या करता है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करता है, फ्लो करता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। जैसे मान लो कहीं पर खाना पक रहा है, ठीक है, तुम अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहे हो, मम्मा खाना पका रही है। जब खाना वो पकाते हैं तो उसकी खुशबू तुम्हारे कमरे तक आती है, तुम्हारे रूम तक आती है ना। वो जो खुशबू वहां से यहाँ आई है, इसका मतलब
जो विसल ब्लो हुई तब वहां पर उसका कंसंट्रेशन क्या था, बहुत हाई था। तो क्या हुआ है, उस सब्सटेंस का, उस खुशबू का हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। और डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का, उससे कम लिक्विड का, और सबसे कम किसका होता है, सॉलिड का। यानी डिफ्यूजन सॉलिड का नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, ना के बराबर। ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, चौथी प्रॉपर्टी रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ, रिजिडिटी का मतलब ये हुआ, भाई साहब आपके पास अगर सॉलिड है, मैंने इसको थोड़ा मारा, इस पर फोर्स अप्लाई किया, तो ये इतना हार्ड होता है कि अपनी शेप में ही रहता है। इसका मतलब जितने भी सॉलिड होते हैं वो हाईली क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। ठीक है। पांचवी अगर मैं बात करूं, फ्लूइडिटी। देखो नाम से ही पता चलता है फ्लूइडिटी, जितने भी सॉलिड होते हैं उनमें कोई भी फ्लो होने की प्रॉपर्टी नहीं होती, वो सिर्फ किस में होती है, या तो लिक्विड में होती है या गैस में, लेकिन सॉलिड में कोई फ्लूइडिटी नहीं होती। बहने की जो प्रॉपर्टी है वो किस में होती है, सिर्फ लिक्विड और गैस में होती है, सॉलिड में बिल्कुल नहीं होती। इसका मतलब इनकी फ्लूइडिटी भी नहीं होती, या वो तुम ना के बराबर, लेकिन रिजिडिटी क्या होती है, सबसे हाई होती है इनकी। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका क्या होता है, इनमें सबसे ज्यादा होता है। अगली इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस का मतलब होता है अंतरा आणविक दूरी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब अंतरा अणु बल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इसमें क्या होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कंप्रेसिबिलिटी। देखो भाई साहब, कंप्रेसिबिलिटी जब भी बात आती है तो यहां पर एक चीज हमेशा दिमाग में याद रखना, वो क्या है, प्रेशर। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब ये हुआ, जब हम किसी सब्सटेंस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो अपनी स्टेट में क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। ठीक है। तो यहां पर अगर मेरे पास कोई गैस है और मैं उस पर क्या अप्लाई कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो ड्यू टू प्रेशर वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। बट जो सॉलिड होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, यानी अगर मैं उसको कंप्रेस भी करूं, ये एग्जांपल, ये मार्कर है और इसको मैं क्या कर रहा हूं, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। यहां पर अगर मैं इस पे प्रेशर लगाता हूं, एक हद से ज्यादा इस पे प्रेशर लगा दिया तो ये मार्कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। क्या ये कंप्रेस हुआ, क्या इसकी स्टेट में चेंज हुआ, नहीं हुआ। इसका मतलब इनकी कंप्रेसिबिलिटी भी क्या होती है, सबसे लो होती है। तो भाई साहब ये था सॉलिड स्टेट के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स की। देखो भाई, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होते हैं अमॉर्फस और अक्रिस्टलाइन, जिन्हें हम बोल सकते हैं हिंदी में जिसे बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखो आपके कोर्स में यहां तक है, ठीक है, लेकिन आईआईटी और नीट में इनसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इसको भी साथ में बाइंड करके ही चलूंगा। क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स होते हैं वो मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले हम इसी को पढ़ेंगे, उसको बाद में पढ़ेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड मेनली दो टाइप के हुए, एक हुए आइसोमॉर्फस सॉलिड, एक हुए पॉलीमॉर्फस सॉलिड। आइसोमॉर्फस का मतलब क्या है, समरूपी या समाकृतिक ठोस। इसका मतलब बहुरूपी या बहुआकृतिक। देखो नाम से जैसे पता लगता है, आइसो, आइसो का मतलब सेम। मेरे पास अगर दो सब्सटेंस है, मेरे पास अगर दो सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल ये ए और ये बी, मेरे पास ये दो सब्सटेंस है। ठीक है। अब इन दोनों सब्सटेंस की जो शेप है या जो ज्योमेट्री है वो क्या रहे, सेम रहे, तो ऐसे सॉलिड्स को मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों आइसोमॉर्फस सॉलिड्स। आई बात समझ में। पॉलीमॉर्फस का मतलब क्या हुआ, अगर मेरे पास एक सब्सटेंस सी है, एक सब्सटेंस सी है, इसकी खूब सारी शेप्स अगर मुझे नेचर में मिलती है, फॉर एग्जांपल जैसे कार्बन का लेते हैं, सी का मतलब कार्बन। कार्बन आप लोगों ने पढ़ा है, कार्बन के मेनली तीन एलोट्रॉप्स यानी तीन टाइप्स होते हैं, तीन टाइप से वो नेचर में मिलता है। एक हुआ डायमंड, एक हुआ ग्रेफाइट, एक हुआ फुलरेन। यानी एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी दो या दो से ज्यादा क्या हो, ज्योमेट्री शेप्स हो, वो क्या होगा, पॉलीमॉर्फस होगा। अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं, बस काम खत्म। अगर आइसोमॉर्फस के एग्जांपल्स देखें तो मेरे को एक तो मिलता है सोडियम फ्लोराइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये दो सब्सटेंस है लेकिन इनकी शेप्स क्या होगी, सेम होगी, तो ये क्या है, आइसोमॉर्फस है। दूसरा एग्जांपल मेरे पास हुआ सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या है, आइसोमॉर्फस हुए। दो अलग सब्सटेंस है लेकिन शेप क्या है, सेम। एक है
पॉलीमॉर्फस के लिए। अब पॉलीमॉर्फस के एग्जांपल देखो। सबसे पहला कार्बन, जो तुम लोगों को पता ही है, कार्बन एक सिंगल सब्सटेंस लेकिन अलग अलग ज्योमेट्री या अलग अलग शेप्स में हमें मिलता है, तो क्या हुआ, डायमंड एंड ग्रेफाइट। दूसरा एग्जांपल ले लो सल्फर का। सल्फर की एक शेप होती है रोम्बिक, रोम्बिक सल्फर, और एक मोनोक्लिनिक सल्फर। ठीक है। एक एग्जांपल आप ले लो सिलिका का। सिलिका एक होता है अल्फा क्वार्ट्ज एंड एक होता है बीटा क्वार्ट्ज। ठीक है। अगला ले लो आप लोग कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जांपल। देखो कैल्शियम कार्बोनेट एक सिंगल सब्सटेंस है लेकिन दो अलग अलग टाइप्स में मिलता है। पहला है कैल्साइट, कैल्साइट का भी फॉर्मूला ये होता है, और दूसरा है आर्गेनाइट। इसकी भी शेप क्या होती है, सेम, अलग अलग होती है इनकी। यानी डायमंड की आप लोगों को पता है अलग शेप, ग्रेफाइट की अलग शेप, लेकिन इन दोनों में क्या प्रेजेंट है, कार्बन। रोम्बिक सल्फर की अलग शेप, मोनोक्लिनिक की अलग शेप, लेकिन मेन कंटेंट क्या है, सल्फर। अल्फा क्वार्ट्ज और बीटा क्वार्ट्ज की शेप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन सेम कंटेंट यानी SiO2। सिलिका का मतलब SiO2, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। मेन कंटेंट क्या है दोनों में, इन दोनों में मेन कंटेंट क्या है, कैल्साइट में भी कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, आर्गेनाइट में भी कैल्शियम कार्बोनेट, लेकिन दोनों की शेप्स क्या है, अलग